आज हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ा है। तो पावर क्या है? एक्चुअली आपको अगर कोई भी वर्क दिया जाए तो आप वर्क को कंप्लीट करने में कम समय भी लगा सकते हो और ज़्यादा समय भी लगा सकते हो। तो वर्क आप उतना ही कर रहे हो बट टाइम अलग अलग ले रहे हो। तो वर्क आप जितनी जल्दी खत्म कर सकते हो ये कहा जाएगा कि पावर उतनी ज़्यादा है। और वर्क को खत्म करने में अगर समय ज़्यादा लगता है तो हम कहेंगे पावर कम होती है। पावर को दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। एक तो होता है कि हम एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफाइन करते हैं जिसको हम एवरेज कहते हैं। हो सकता है कि कोई काम आपने जल्दी फिनिश किया फिर अगले दिन वही काम आपने देर में फिनिश किया। तो हम एक एवरेज निकालते हैं कि ऑन एन एवरेज आपकी हफ्ते भर की क्या एवरेज पावर है। या हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस पावर निकालें कि आप इस समय वर्क जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं तो इस समय की पावर आपकी ज़्यादा है। तो हम अगर किसी समय की पावर निकालते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। लेकिन अगर हम इंटरवल की पावर निकालते हैं तो उसको एवरेज पावर कहते हैं। ठीक है। तो जो पावर है इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी एसआई यूनिट वॉट या जूल पर सेकेंड होती है। ठीक है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो दो तरीके की पावर मैंने आपको बताई। एक मैंने कहा कि एवरेज पावर। एवरेज पावर का मतलब होता है कि टोटल वर्क कितना किया गया और उस टोटल वर्क को करने में टोटल टाइम कितना लगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने ये पढ़ा है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट थर्मोडायनेमिक्स अगर कहीं पर आ जाती है तो वहां पर हम ये देखते हैं कि जो वर्क होता है उससे हीट एनर्जी भी जनरेट हो सकती है। तो हम लोग मैकेनिक्स में जब तक हैं तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं और थर्मोडायनेमिक्स में वो हीट एनर्जी बन जाता है। अब हीट एनर्जी भी बनता क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही मॉलिक्यूल्स जब टकराते हैं तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो टोटल वर्क बाय टोटल टाइम में हम कहते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट मैं इन जनरल लिख देता हूं चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो वर्क ने जितनी भी एनर्जी का चेंज किया है डिवाइड बाय टोटल टाइम ये उसकी पावर हो जाएगी। ठीक है। ये हम मान रहे हैं कि भाई और कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं, सब कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? तो जैसे मैंने बताया कि इंस्टेंटेनियस पावर किसी एक समय की पावर होती है। इंस्टेंटेनियस पावर किसी एक समय की होती है और हम इसको डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। या रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब होता है कि डिफरेंशियल वर्क डन किया है डिफरेंशियल टाइम में तो डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी डब्ल्यू क्या होता है? तो अगर कोई फोर्स लगा है जिससे डी एस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हमको पता है कि वर्क डन को हम एफ डॉट डी एस भी लिख देते हैं डिवाइडेड बाई डी टी। डी टी एक स्केलर क्वांटिटी है तो वो डी टी इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। तो अगर हम इसको डी एस के संग ले जाते हैं क्योंकि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है तो डिफरेंशियल टाइम उसके संग जाना चाहिए। तो डी एस बाई डी टी क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है ये फोर्स डॉट वेलोसिटी से आ जाएगी। v कौन सी वेलोसिटी है? उस समय की वेलोसिटी है। तो जिस समय की वेलोसिटी है उस समय के हिसाब से उस समय की पावर आ जाएगी। या रेट ऑफ डूइंग वर्क से भी हम पावर निकाल सकते हैं, वो उस समय की आएगी। ठीक है। तो दोनों ही पावर क्वेश्चन में जो पूछी जाएगी उसके अकॉर्डिंग निकालोगे और मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, इससे दोनों निकल जाएंगे। ठीक है। मान लो कहा गया है कि फोर्स ऑफ 10 Newton acts on block of mass 2 kg at rest। ठीक है। फिर कहता है कि find the average power delivered by force in first 10 seconds। तो जब भी एवरेज पावर पूछेगा तो एक इंटरवल ऑफ टाइम बता देगा कि इस इंटरवल में निकालो। साथ ही साथ ये भी पूछता है
कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर। जब इंस्टेंटेनियस का नाम उसने कहा है तो ये किसी समय पर पूछेगा कि किस टाइम पे इंस्टेंटेनियस पावर एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये एक समय पर है कि इस समय कितनी है, फिर उस समय कितनी है, और वो थी एवरेज। तो आप ये समझे, निगलेक्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं लिखा है तो मान के चलना है कि नहीं। तो अगर एक ब्लॉक था जिस पे फोर्स लगना शुरू हुआ, और ये जो फोर्स लग रहा है ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। स्टार्टिंग में ब्लॉक 0 स्पीड में था और उसका मास 2 kg के बराबर, समय 10 सेकंड का दिया हुआ है। तो 10 सेकंड के बाद ऑब्वियसली इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है। तो फोर्स है 10, मास है 2, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसके पास एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपको दी हुई है। टाइम है 10 सेकंड का। फाइनल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमने यूज किया v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू 10, तो v आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब से 10 सेकेंड के बाद, जब टाइम 10 सेकेंड हो गया है, उस समय ये 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि इसके बीच में उसकी एवरेज पावर कितनी आई। तो एवरेज पावर हम कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, अभी मैंने आपको बताया। एंड टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम को हम चेंज इन एनर्जी, यहाँ पे कौन सी एनर्जी बदली है, काइनेटिक एनर्जी, बाय टोटल टाइम भी कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी बदल गई है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, क्योंकि रुका हुआ था, और टाइम कितना बीत चुका है, 10 सेकंड का। मास हमको दिया है 2 kg का, तो 2, और स्पीड कितनी हो गई है, 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम 10 सेकंड। तो 2500 बाय 10 इज इक्वल टू 250 वॉट। ये इसकी एवरेज पावर आई है इस 10 सेकंड के इंटरवल, ठीक है। सेकंड हमको ये फाइंड आउट करना है कि उसकी इंस्टेंटेनियस पावर कितनी है। और इंस्टेंटेनियस पावर कब आपको पता करनी है? एक बार पता करनी है कि जब टाइम 0 था, फिर पता करनी है कि टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड, फिर पता करनी है कि टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड, और फिर पता करनी है टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड। आपको जब भी इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो हमें फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेना है। फोर्स तो हमेशा 10 न्यूटन का है, लेकिन यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया था। यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इन दोनों की वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ के लिए हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 5 का, और टाइम कितना बीत चुका है यहाँ से यहाँ तक 1 का, तो v आ गया 5। यहाँ के लिए निकालेंगे v इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू टाइम कितना हो चुका है 5 सेकेंड का, 525। यहाँ पे हम ऑलरेडी वेलोसिटी निकाल चुके हैं, ठीक है। तब अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालना चाहते हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है F डॉट V। हर केस में फोर्स और वेलोसिटी एक ही तरफ है, फोर्स भी राइट में लग रहा है, वेलोसिटी भी राइट में लग रहा है, तो ये डॉट भी सिंपली ये भी बन जाएगा। तो कब कब निकालना है? t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 10। पावर इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 में कितनी हो गई 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 थी। t इज इक्वल टू 1 में फोर्स कितना लगता है? हमेशा फोर्स के बारे में दिया है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन का फोर्स। स्पीड कितनी है इस जगह पर 5, या आ गया 50 वॉट, ठीक है। t इज इक्वल टू 5 में फोर्स वही 10 का है, 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी आ गई 25 की, ये हो गया 250 वॉट 10 सेकंड पर, ठीक है। 10 सेकंड पर फोर्स कितना है वही 10 का, और स्पीड कितनी आ गई 50 की, 500 वॉट। तो आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर हर समय पर अलग अलग आ रही है, क्योंकि स्पीड चेंज होती जा रही है। लेकिन जो एवरेज पावर होती है वो इंटरवल में निकाली जाती है,
और ये जो बदलती हुई पावर है, इन सब का जो एवरेज निकाला जाता है वो एवरेज पावर कहा जाता है, और एवरेज पावर होता है टोटल वर्क बाय टोटल टाइम या चेंज इन एनर्जी बाय टोटल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसा दिया है कि ब्लॉक is placed on rough surface of friction coefficient mu. If a constant power P is applied on block, then find its maximum speed। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है कि एक ब्लॉक को हमने एक रफ सरफेस में रखा हुआ है, इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के बराबर है, और हमने इसके ऊपर एक कांस्टेंट पावर अप्लाई करी है। तो कांस्टेंट पावर का मतलब ये होगा कि जब फोर्स बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, क्योंकि पावर को अगर हम F इंटू वी कह रहे हैं, कांस्टेंट का मतलब इंस्टेंटेनियस पावर हमेशा P की ही रहेगी। अगर हम इसकी स्पीड को बढ़ाते रहेंगे तो फोर्स को कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फोर्स को कम करेंगे तो हमें ये तो पता ही है कि इस ब्लॉक को मूव भी तो करवाना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर ये ब्लॉक मूव करेगा ही नहीं तो स्पीड ही नहीं आएगी। तो हमें इस पे जो फोर्स लगाना है, ये फोर्स कम से कम लगाना होगा, जो कि इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा, तो ये ब्लॉक चल जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्पीड में हमें स्पीड को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम स्पीड, तो फोर्स हमें कम से कम लगाना होगा, और एक कम से कम फोर्स इतना होना चाहिए कि फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए और मूव कर पाए। तो हम ये कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू F इंटू वी में पावर तो P फिक्स है, फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा जो फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, और फ्रिक्शन के बराबर होगा तो इस फोर्स की वैल्यू कम से कम म्यू इंटू एन या म्यू mg के बराबर होगी, और ये मिनिमम फोर्स है जिससे कि ये मैक्सिमम स्पीड पर आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम स्पीड होगी म्यू mp अपॉन म्यू mg, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड बन जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। A water pump of power 1000 watt takes the water from the depth of 10 meters to the surface of ground at the rate of 8 kilogram per second। ठीक है, find the efficiency of pump। तो यहां पर एक वाटर पंप है, जो मान लो ये ग्राउंड की सरफेस है, और नीचे से यहाँ पे कहीं पर वाटर रहा होगा, यहाँ से इसको वाटर उठा के ऊपर ले जाना है, और ये 10 मीटर की डेप्थ है। तो कहीं यहाँ पर हमने एक वाटर पंप रखा हुआ है जो कि नीचे से पानी उठाएगा और यहाँ तक ऊपर लेके आएगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसने कितनी पावर चाहिए। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर का हमने फॉर्मूला सीखा था कि देखो, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये मान के चलना है कि इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर दोनों सेम है, और ऐसा तब होता है जब पावर कांस्टेंट होती है। तो हम ये मान के चलेंगे कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, और पावर को हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क कितना किया और टोटल टाइम उसने कितना लगाया। ठीक है, या आप इसको इंस्टेंटेनियस अगर करते तो dw/dt भी कर सकते हो। ठीक है,
अब आप ये समझिए कि जो भी वर्क डन किया जा रहा है ये बेसिकली पानी को उठाने में किया जा रहा है, वाटर को ऊपर लाने में किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रही होगी। तो अगर हम ये कहते हैं कि जो भी वर्क डन किया गया है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो गया है, क्योंकि अगर हम एच की हाइट इसको ले जाते हैं नीचे से उठा के तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो गया है। तो अगर हम डी डब्ल्यू करते तो यहाँ पे डी एम आ जाता और हम लिखते डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एम जी एच। और अगर हम डी डब्ल्यू बाई डी टी करते तो ये होता डी एम बाई डी टी जी इंटू एच। डीएम बाई डी टी हमको दिया है आई 8 के जी पर सेकेंड। डीएम बाई डी टी मतलब किस रेट से मास ऊपर उठा रहे हैं, तो डीएम बाई डी टी 8 के जी पर सेकेंड दिया हुआ है, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी की वैल्यू हो जाती, ये हो गया 8 किलोग्राम पर सेकेंड, ग्रेविटी 10 है और हाइट कितनी है 10 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी डब्ल्यू बाई डी टी है ये हो जाएगा 800 वॉट के बराबर, और यही पावर पंप की आ जाएगी 800 वॉट। तो जो पंप पावर आउटपुट पे दे रहा है वो 800 वॉट की है, लेकिन ये जो 1000 वॉट लिखा है इसकी रेटेड पावर है। मतलब जब पंप बनाया गया था तो ये कहा गया था कि 1000 की पावर डिलीवर करना चाहिए, बट जो डिलीवर जो कर रहा है वो 800 वॉट की ही कर रहा है। तो जो हम एफिशिएंसी की बात करते हैं कि एफिशिएंसी कितनी है, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है किसने कितनी पावर आउटपुट एक्चुअली करी और इसकी रेटेड पावर कितनी थी, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी हमको मिल जाती है। तो इसने आउटपुट की पावर जो दी है वो 800 वॉट की ही दी है, क्योंकि उसने जो ओरिजिनली पानी को ऊपर ले गया है उसमें 800 की पावर डिलीवर कर पाया है, और जो रेटेड पावर है वो 1000 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये आ जाएगा 80%। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पंप की जो एफिशिएंसी है वो 80% के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या है कि एक रस्सी से बांधकर एक मास जो है इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर ले गए, यहाँ पे स्ट्रिंग फिक्स्ड है और उसको रिलीज कर दिया। तो जब रिलीज करोगे तो ये मास गिरता जाएगा और कभी ना कभी ये कहीं यहां पहुंचेगा। ठीक है, मान लो ये एंगल दिया है 60 डिग्री, ये एल की लेंथ है, ये एम का मास। तो क्वेश्चन ये है, इफ द मास इज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल position, find the instantaneous power by all the forces when string makes an angle of 60 degree विथ वर्टिकल। ठीक है, तो जब स्ट्रिंग 60 डिग्री का एंगल वर्टिकल से बना रही है उस समय इसके ऊपर जो जो फोर्स लग रहे हैं उन सब की क्या क्या पावर होगी। तो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली एक टेंशन का फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, एक mg का फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और जब यहां पहुंचेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी क्योंकि इधर से गिरता हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से आती है। तो एक फोर्स है टेंशन का और वेलोसिटी है, ये एंगल तो 90 डिग्री है। ठीक है, टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहा जाता है, और आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कभी कोई वर्क डन नहीं करता है, और अगर वर्क डन नहीं करता है तो उसकी पावर भी 0 होनी चाहिए। रीजन क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, वर्क पावर बाय टेंशन फोर्स में आप लिखते टेंशन डॉट वेलोसिटी, और ये डॉट प्रोडक्ट 0 आता क्योंकि उनके बीच में एंगल 90 है। तो टेंशन ने कोई पावर नहीं प्रोड्यूस करी, mg ने जरूर पावर प्रोड्यूस करी होगी और उसके लिए इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, और हम ये कह सकते हैं कि पावर बाय
ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर हम देखें तो ये हो जाएगा mg का फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब ये एंगल कितना है हमें ये चाहिए होगा, और ये स्पीड कितनी है ये चाहिए होगा। स्पीड के लिए आप ये कह सकते हो कि हमें ये देखना है कि कितना हाइट नीचे आया है। ये लेंथ l की है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा l cos 60। तो यहां से यहां आने में ये l cos 60 की हाइट नीचे गिरा है। और हम ये कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कि जितना भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है उतना काइनेटिक एनर्जी का गेन है। यहाँ पे इसकी स्पीड 0 थी। तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है mgh का और काइनेटिक एनर्जी का गेन है हाफ mv² का। ठीक, mm कैंसिल हो जाएगा, v आ जाएगा √2gh। h कितना है? h है ये हाइट, और ये हाइट कितनी है? l cos 60, तो l cos 60 cos 60 1/2 होता है, तो ये कैंसिल होकर ये बचेगा √gn। ये उसकी स्पीड हो गई। ये स्पीड हमको चाहिए थी, स्पीड मिल गई। और हमें चाहिए ये एंगल। अब ये एंगल कैसे निकलेगा? ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो mg का जो फोर्स है और जो वेलोसिटी है उसके बीच में 30 डिग्री का एंगल है, तो लिखेंगे mg इंटू v इंटू कॉस 30 डिग्री। mg वैसे ही रख देंगे, v की वैल्यू है √l, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो पावर उस समय दी होगी उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो टेंशन फोर्स की पावर 0 है क्योंकि परपेंडिकुलर थे। mg और v के बीच का एंगल हम निकालकर v निकालकर हम उसकी पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली एक जैसे दो सवाल हैं बट दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग मेथड से आते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, एक 2010 में आया है, एक 2009 या 11, एक ईयर का गैप था। तो देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और करना कैसे है। पहला क्वेश्चन ये है कि अ पंप विद हॉर्स पाइप, हॉर्स पाइप एक सिंपली पाइप आप समझिए, पंप्स द वाटर through it and water flows through pipe and comes out with speed v। ठीक है, बाकी आपको दिया है कि इफ mass per unit length of water in hose pipe is mu, then find the power delivered by pipe, sorry pump। ठीक है, तो इस तरीके से एक कोई पाइप है, यहाँ पे कोई पंप लगा हुआ है और वाटर इसके अंदर फ्लो करता हुआ आता है और यहाँ से जो निकलता है ये v की स्पीड से निकलता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज है, या फ्लूइड मैकेनिक्स क्या आप कह सकते हैं वेरिएबल मास सिस्टम का यूज है। और वेरिएबल मास सिस्टम में होता क्या है कि कोई भी पानी जब निकलता है तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी मास ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तो एक थ्रस्ट का फोर्स लगता है। वो जो थ्रस्ट का फोर्स लगता था वो हमने पढ़ा था v रिलेटिव टाइम्स dm/dt, इतना फोर्स लगता था। अब dm/dt कैसे निकालेंगे? तो dm/dt को निकालने के लिए तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर v की स्पीड से यहाँ निकलता है तो फोर्स होता है v dm/dt। dm/dt को अगर हम थोड़ा बदलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसको लिख देंगे dm/dl
डीएल को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो डीएल ऊपर ही मल्टीप्लाई होना चाहिए और dt आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो dl बाई dt है, l अगर इसकी लेंथ है तो dl बाई dt और कुछ नहीं, स्पीड ही बन जाएगी, और dm बाई dl है मास पर यूनिट लेंथ जो कि हमको दी है म्यू के बराबर। ठीक है, तो dm बाई dl को हम लिख देंगे म्यू और dl बाई dt को v लिख देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स v स्क्वायर। इतने फोर्स से यहां से वाटर निकल रहा होगा। ठीक है, और अगर हमें अब निकालना है कि कितनी पावर है, तो आप ये कह सकते हो कि पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, और फोर्स हमने निकाला है म्यू वी स्क्वायर का, v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स वी क्यू। ठीक है, तो इतनी पावर इस पंप ने डिलीवर करी होगी जब ये पानी v की स्पीड से जा रहा है और ये पंप है जो कि पानी को यहां से यहां तक ले जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन भी आया था, बट उसमें पूछा कुछ और गया था। इस क्वेश्चन में क्या था कि वाटर फ्लोज continuously through pipe and it comes out with the speed v. ठीक है, if mass per unit length of water in pipe is mu, then find the rate at which kinetic energy is changed ठीक है, तो यहां पर क्या है कि पानी की काइनेटिक एनर्जी बदल रही है। ठीक है, पानी आता है, स्टार्ट करता है रेस्ट से और किसी v की स्पीड से निकल जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी किस रेट से बदल रही है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बदलने का रेट की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये मान के चलेंगे कि पानी रेस्ट से स्टार्ट किया होगा तो उसकी स्पीड 0 होगी और v की स्पीड से फाइनली पानी बाहर निकल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो इतना है। तो अब हम चाहते हैं कि रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज चेंज, तो d इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हाफ यहाँ पे m की जगह आ जाएगा dm बाई dt टाइम्स v स्क्वायर। ठीक है, अभी जो dm बाई dt है उसको उसी तरीके से हम यूज करेंगे और हम लिखेंगे हाफ टाइम्स ऑफ dm बाई dl इंटू dl बाई dt इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, dl से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, dm बाई dt ऑलरेडी था, dl से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, dm बाई dl म्यू बन जाएगा, तो ये म्यू हो गया, dl बाई dt v बन जाएगा और एक v पहले से था, तो हम यहां से कह सकते हैं कि रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज चेंजिंग इज इक्वल टू हाफ म्यू वी क्यू। ठीक है, तो पिछले केस में आपसे ये पूछा था कि पंप ने कितनी पावर डिलीवर की है, तो वो म्यू वी क्यूब आया था। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछता है कि रेट काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होने का रेट है वो कितना है, तो हाफ म्यू वी क्यूब आएगा। तो ये दो जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स आपको अलग अलग याद होने चाहिए। पंप की पावर पूछता है तो म्यू वी क्यूब, लेकिन अगर रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज पूछता है वो हाफ म्यू वी क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, एक और चीज सीखते हैं कि कोई ग्राफ अगर दिया होगा पावर और टाइम के बीच में, तो पावर और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है ये देता क्या है। ठीक है, तो पावर जो है और जो टाइम है इसके बीच का ग्राफ ये देगा t1 से t2 तक का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब पावर को हम क्या लिख सकते हैं, पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2।
फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी इंटू डी टी। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई डी टी, और ये v dt बन जाएगा, तो dt dt कैंसिल हो जाएगा। मास को बाहर बुला लोगे तो v dv का इंटीग्रेशन बन जाएगा, और अगर स्पीड उसकी v1 से v2 तक बदलती है तो ये बन जाएगा m v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस m v1 स्क्वायर बाई 2। और ये जो m v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस m v1 स्क्वायर बाई 2 आया है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमको एक्चुअली क्या देता है कि अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया है पावर और टाइम के बीच में, तो अगर आप इसके अंदर का एरिया निकालते हैं तो ये T1 से T2 के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, ये इस काइनेटिक एनर्जी के चेंज की वैल्यू हमको देता है। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जितने भी वर्क डन किए जाते हैं वो सब काइनेटिक एनर्जी को ही चेंज करने में यूज होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि हमको इसके अंदर का एरिया वर्क भी देता है। तो पावर और टाइम के ग्राफ के बीच का एरिया आपको वर्क देता है। अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया होगा उसके अंदर का एरिया वर्क निकाल सकते हो। ठीक है। अब एक एग्जांपल अगर हम देखें, ये पावर है और ये टाइम है, और मान लो ग्राफ इस तरीके से यहां से यहां तक आया। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो जो वर्क हो रहा है वो वर्क बढ़ रहा है, घट रहा है, या पहले बढ़ के घट गया, या पहले घट के बढ़ गया, या कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड दैट विद इंक्रीज इन टाइम, पहला ऑप्शन है वर्क इज कांस्टेंट, दूसरा है वर्क इंक्रीजेस, तीसरा है सी ऑप्शन है वर्क डिक्रीजेस, और चौथा है वर्क फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ठीक है। तो टाइम के बढ़ने से क्या हो रहा है? तो आप ये समझें कि अगर हम यहां से यहां तक का एरिया निकालते तो जितना एरिया होता उतना वर्क डन होता। ठीक है। फिर हम थोड़ा और टाइम ऐड कर देते तो क्या एरिया बढ़ जाता? एरिया बढ़ जाता तो वर्क भी बढ़ जाता। हम और टाइम ऐड करते तो फिर से एरिया बढ़ जाता, क्योंकि जितना एरिया है उतना ही वर्क डन है, हमने सीखा। तो एरिया बढ़ता जा रहा है तो वर्क भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम और टाइम ऐड करते तो वर्क अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, चाहे वो एरिया कम बढ़े या ज्यादा बढ़े। अगर एरिया बढ़ता जा रहा है तो वर्क भी बढ़ता जा रहा है। तो आप कहोगे कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है जो वर्क डन हो रहा है वो हमेशा इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लोग जो भी चीज़ें होंगी वो हम सीखेंगे, और वर्क पावर एनर्जी में जो भी आपको पढ़ाया गया है आप एक बार उसको रिवाइज करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं डीपीपी या जो भी क्वेश्चंस आप करते हैं बुकलेट से वो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक है।